नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैं बड़े सिंह राठौड़। आज की क्लास की हमारी टाइटल है, वो है आपके सामने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी आज अपन जितनी भी बातें करेंगे वो बिजनेस फाइनेंस के सोर्स के ऊपर करेंगे और सारी की सारी अपनी पूरी क्लास, आज की क्लास वो हो सके मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में करूं। अगर थोड़ी लंबी लेंथी हुई तो इसका पार्ट 2 भी निकालेंगे अपन, ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्लास चलते चलते कितनी चीजें सामने आती है, क्या क्या, ठीक है। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। इसके रिलेटेड सारी छोटी से बड़ी बातें, सारी बेसिक कंसेप्ट से अपन बातें करते हुए चलेंगे। मेरे नोट्स आपके अवेलेबल हो चुके होंगे और ये क्लास मेरी भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करते हैं अपन, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नोट्स अवेलेबल है OneExam.in के जो ऐप है हमारे उस पर, और प्लस आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, और दोनों ही तरफ आपके लिए सारा कोर्स अवेलेबल है। और बिजनेस फाइनेंस जो हमारी क्लास का जो टाइटल है वो है बिजनेस फाइनेंस, और आज पूरी बातें अपन सिर्फ इसी पे ही सेंट्रलाइज करते हुए, एकीकृत करते हुए बिजनेस फाइनेंस की बात करते हुए शुरू करते हैं। एकदम बेसिक सी बातें बताऊंगा, बेसिक से लेते हुए सारी बड़ी बातें भी करते हुए चलेंगे अपन, धीरे धीरे इसको आगे लेते हुए चलेंगे क्लास को, ठीक है। ध्यान रखना, मैं सारी वही बातें बताऊंगा जो टेक्निकली और कंसेप्चुअल करेक्ट है, और कंसेप्चुअलिटी जिसको पढ़ने से आपकी कंसेप्चुअलिटी क्लियर हो जाती है, राइट। यानी मैं बिन फालतू का माहौल या बिन फालतू का कोई भी किसी तरीका, क्या बोलते हैं उसको, माहौल ही बोल दो, और तो क्या मौसम बनाता है वैसे तरह का मौसम नहीं बनाऊंगा। मैं सारी की सारी बातें वो ही करूंगा जो आपके रिलेटेड हो, जो बिजनेस फाइनेंस को समझ में आए। मुझे नहीं मतलब आपके कौन से एग्जाम में ये काम आएगा, कौन से नहीं आएगा। मेरा मतलब है सिर्फ बिजनेस फाइनेंस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करा दूं, चाहे दुनिया में मन पड़े जो एग्जाम ले ले, जो एग्जाम आ जाए, किसी भी एग्जाम में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अगर मेरे स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो वो किसी भी एंगल में पीछे नहीं हटेगा, और वो फटाक से उसके मुंह पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं हर क्लास को, अपनी हर टाइटल को इसी तरीके से पढ़ाते हुए चलता हूं, और उसी को देखते हुए मैंने आपको बोला भी था कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं मैं टाइटल का नाम लेता हूं, इससे ज्यादा और कोई बातें नहीं करता, ठीक है। बातें करेंगे अपन, बहुत सारी रिविजन क्लास भी लूंगा मैं, रिविजन क्लास के समय अपन बहुत सारी बातें करेंगे, अलग अलग बैच के बच्चों के साथ अलग अलग बातें करते हुए चलेंगे। अभी सिर्फ अपना कंसेंट्रेट होगा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो हमारे सामने टाइटल है उसके ऊपर, ठीक है। माहौल और क्या बोलते हैं, ये जो माहौल, तो माहौल और ये जो आपके आजू बाजू की जो चीज़ें बनाई जाती है, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे अपन, और अपना चीज़ें फोकस रहेगी किस पे, अपने टाइटल और कंसेप्ट से, और हमें नौकरी हासिल करनी है, राइट। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और बाकी की सारी बातें भी करेंगे अपन, जैसे रिवीजन क्लास लूंगा उस समय जब आपसे क्वेश्चंस भी लूंगा, आपकी बातें भी करूंगा। तो अगर किसी को शिकायत है कि सर आप सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाते हो, कोई दूसरी बात नहीं करते, तो ये अच्छा भी है, आप लोगों के लिए तो अच्छा है। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपका मनोरंजन हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आएगा। और मनोरंजन नहीं कराना है, या इस इधर उधर की बातें से कई बार 10-20% फायदा भी हो जाता है, तो उस फायदे के लिए अपन रिवीजन क्लास में बातें करेंगे, ठीक है। चलो, आज भी अपन ने ये फालतू की बातें कर ली, अपन की 3 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने। चलो, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, आप लोगों का प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, देखो पहली बात तो बिजनेस आ गया, बिजनेस आया, व्यवसाय आ गया, यहाँ पे आ गया बिजनेस। बिजनेस और फाइनेंस, फाइनेंस यानी बिजनेस को, देखो भैया हर बिजनेस को फाइनेंस की आवश्यकता तो होती है, बिना फाइनेंस बिजनेस चल ही नहीं सकता, बिना फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, और रन नहीं हो सकता, और लॉन्ग टर्म तक चल तो बिल्कुल भी नहीं सकता। तो बोलते हैं ये बिजनेस को जो फाइनेंस की आवश्यकता है, इस आवश्यकता फाइनेंस का सोर्स क्या है, उसके क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या उसकी जगह से वो ये फाइनेंस को इकट्ठा कर सकता है, उसी की चीज में आज अपन टाइटल में पढ़ रहे हैं, उसी की चीज सारी बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, एवरी बिजनेस यानी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन बात करूं यानी संगठन की बात करूं, तो बिजनेस समझना नीड्स फाइनेंस, उसको फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए, फाइनेंस तो आवश्यकता रहेगी, बिना फाइनेंस की आवश्यकता काम होगा नहीं। दूसरी बात, हाँ हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि उसको फाइनेंस किस तरीके का चाहिए, क्या पर्पस है, क्या पर्पस है उसका। हो सकता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए चाहिए, हो सकता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जैसी उसकी नीड्स, डिपेंड्स अपॉन नीड, डिपेंड्स अपॉन नीड्स। अच्छा सर, ये आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, ये सब लिख रहे हो इंग्लिश में, ऐसे कोई आपत्ति नहीं होगी, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग ही होगी। मैं आपकी इंग्लिश की ट्यूशन के अलग पैसे नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मैं इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग करते जा रहा हूं, किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है, वो पूरी हिंदी में निकल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं निकल रही, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन नीड्स, ये तो साथ में नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ईजी होगा रिविजन के समय। तो ये किसके ऊपर डिपेंड्स होता है,
नीड्स के ऊपर डिपेंड होता है कि बिजनेसमैन एक व्यवसाय की क्या जरूरत है, उस जरूरत पर डिपेंड होता है कि वो जरूरत हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ओर जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ओर। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए या बड़ा पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी बड़ा पैसा हो सकता है लेकिन छोटे समय के लिए, 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो इस तरीके हो सकता है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा तो चाहिए भैया, तो पैसा चाहिए तो उसको पैसे की नीड, उसको ये पता होना चाहिए शुरू करने से पहले बिजनेस के वो पैसा कहां कहां से इकट्ठा कर सकता है, उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी सर, चलो अब आगे करते हैं। सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस लिखने की जरूरत नहीं, मैं फाइनेंस लिख लेता हूं। ठीक है, यानी हम ये सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कितने भागों में बांटा हुआ है, यानी हमारा जो बिजनेस फाइनेंस है, जो फाइनेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका सोर्स, उसका स्रोत है, वो कितने भागों में बांटा हुआ, किस किस तरीके से हम उसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग उसको आपके सामने उसकी क्या बोलते हैं उसको बाइफरफिकेशन कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं ए, टाइम बेसिस पे बात करते हैं। किस पे? टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर बात करें, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। कैसे लिख दूं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। कोई राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग ठीक है, थोड़ा रनिंग में चलता है तो थोड़ा ऐसा राइटिंग हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, नोट्स आपके प्रिंटेड है। ठीक है, सब चीज अच्छी मिल जाएगी आपको। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बेसिस पे हमें फाइनेंस का सोर्स को अगर करना है तो फाइनेंस के सोर्स हमेशा ध्यान रखना। सीधी सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया आपको, वो 3 तरीके हो गए। सबसे पहली बात आ गई है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हो सकता है पीरियड, यानी जब पीरियड की बात करो, जब किसी अवधि की बात करो, समय की बात करो, तो समय के बेसिस पे हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए नीड हो सकती है उसकी। लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म ये मान लो एक्सीड्स 5 ईयर, 5 साल, इससे लगभग इतना लंबे समय के लिए चाहिए, 5 से ऊपर वाले, उन सबको लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाएगा। ठीक है, यानी लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। वो कब से माना जाएगा? एक किसी धारणा है कि 5 साल तक, ऐसे मान ले कि लंबे, ज्यादा ज्यादा 5 साल है, उससे अधिक वाले लोग फाइनेंस को क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो किस में हो सकता है? हो सकता है आपको असेट्स परचेज करनी हो, आपको कोई लैंड बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी परचेज करनी है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो फाइनेंस होगा वो बड़ा भी होगा और लंबे समय तक आप उसको चुकाओगे। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। दूसरा क्या हो सकता है आपका यहाँ पे? मीडियम टर्म। क्या हो सकता है? मीडियम टर्म फाइनेंस। ये मीडियम टर्म क्या है सर? मीडियम टर्म ये हो गया कि 1 साल से लेकर 5 साल के भीतर, यानी इस समय के बीच में, इसको बोलते हैं मीडियम टर्म। ये मोस्टली लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी मानते हैं, लेकिन एक मीडियम टर्म भी एक टर्म होता है। ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन एक मीडियम टर्म भी होता है जो 1 साल से 5 साल तक, यानी 5 या 5 से अधिक वाले होते हैं लॉन्ग टर्म मान लिया, 1 से 5 तक के वाले को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मान लिया, और तीसरा आपके सामने आ गया, वो आ गया शॉर्ट टर्म। वो क्या आ गया? शॉर्ट टर्म, जिसको 1 साल से यानी अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के अंदर अंदर के जितने भी होंगे उनको शॉर्ट टर्म मान लिया। तो ये फाइनेंस की जरूरत होगी कि जरूरत आपकी कैसी है, वो डिपेंड करता है आप क्या काम करने वाले हो। अगर आप असेट्स और बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म की व्यवस्था की जरूरत है, जैसे घर वर बनाते हैं ना, हाउस लोन, इस तरीके से, तो वहां पे लॉन्ग टर्म की आवश्यकता होती है। अगर आप नॉर्मली, जैसे नॉर्मल आपको प्रमोशन एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन एक्टिविटीज मतलब यानी आपको बिजनेस को एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ये सब, तो आपको कम से कम, ज्यादा कम समय में, 1 साल में आपका उसका पैसा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2-3 साल के अंदर आ ही जाता है। लंबा समय नहीं लगता, 5, 10, 15 साल ऐसे नहीं लगते, 5 साल के अंदर अंदर ही उसका पैसा वापस आ जाता है। तो आपको ये होता है कि मीडियम टर्म के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो प्रमोशन एक्टिविटी उसका एग्जाम्पल हो गया कि मीडियम टर्म के लिए आप कैसे काम कर सकते हो। और जब 1 साल से भी कम, जिसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है, वो किसके लिए चाहिए होता है? वो चाहिए होता है टेम्परेरी, एक सेकेंड ना, वो चाहिए होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल्स के लिए। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल्स मतलब अगर आपको चाहिए, आज चाहिए, 4 दिन बाद पैसा आ जाएगा, या 2 महीने बाद, 60 दिन बाद पैसा आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब पैसा क्या हुआ? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सप्लायर को देना है, पुरानी उधारी चुकानी है, नहीं अभी पैसा आएगा, उधार में बेचा है माल, वो वापस देगा, डेटर बहुत सारे हैं, महीने भर में, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो पीरियड के बेसिस पे हमने फाइनेंस को 3 भागों में बांटा, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। याद रहेगा, किसी एंगल में बोलने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी सवाल को, एमसीक्यू किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले, आप जवाब देने के लिए तैयार रहना, हाजिर रहना। ठीक है, जवाब हाजिर रहना आप। ठीक है, चलो दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड
कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे बात करें तो फाइनेंस को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, फिर बात आ गई। फिर यहां पे हम बांटेंगे फाइनेंस को दो भागों में। किसमें? दो। सबसे पहले ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, और दूसरा क्या हो गया आपका बोरोड कैपिटल। ये दो नाम आएंगे आपके सामने, याद रखना। पूछ सकते हैं बोरोड कैपिटल क्या हुआ, बोरोड कैपिटल में क्या आता है, ओनर्स कैपिटल क्या हुआ। तो ओनर्स कैपिटल वो हो गया जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, क्या हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, यानी ओनर यानी मालिक। हो सकता है इक्विटी शेयर तो आखिर क्या हुआ, शेयर होल्डर भी तो कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो वो इक्विटी शेयर इशू हुआ तो पैसा इक्विटी शेयर हो गया, ओनर का खुद का पैसा लगा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर हो गया, वो खुद पैसा लगाता है या अपने घर से भी लगा सकता है, ठीक है। ओन कैपिटल भी हो सकता है यहाँ पे, खुद का ओन कैपिटल, खुद अपने घर से पैसा लाए, ठीक है। तो ये ओनर्स कैपिटल हो गया, राइट। और जब बोरोड कैपिटल की बात करते हैं मतलब बाहरी लोग यानी किसी से लिया, जैसे कि लोन्स फ्रॉम बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर पब्लिक से भी अगर आपने पैसा लिया है, किसी और पब्लिक से भी आपने पब्लिक डिपॉजिट के रूप में पैसा लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, लोन फ्रॉम बाहर यानी बोरोड यानी मांगा, किसी से मांगा हुआ कैपिटल। तो कैपिटल ओनरशिप और कंट्रोल के हिसाब से भी क्या हो गया, खुद का कैपिटल होगा तो अपने हिसाब से डिसीजन होंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे अपन। जब बाहर लोगों का पैसा होगा, जैसे बैंक से लोन भी लेने जाओगे तो उसका पर्पस दिखाना पड़ेगा आपको, बैंक से लोन लेने पड़े कि वो पैसा ले रहे हो, वो 15 लाख 20 लाख रुपए ले रहे हो तो क्या पर्पस से ले रहे हो। तो आपको बाहर के आदमी को कैपिटल तो ले लिया, लेकिन उस कैपिटल को यूज भी उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने के लिया है, तो आपका उसको कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बोलते हैं बोरोड कैपिटल पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है इन कंपैरिजन ओनर कैपिटल। ओनर कैपिटल किसी को जवाब देना नहीं, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है, बिजनेस के लिए करना है, राइट। तो दो तरीके, ओनर या बोरोड कैपिटल, बाहर से लोगों से लिया या खुद का ही पैसा लगाया। तो ये हो गया बेसिस ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तीसरा आपके सामने आता है, वो होता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ जनरेशन यानी उसको पैदा करना मतलब जनरेट करना यानी फंड को बनाने के सोर्स के बेसिस पे बात करें तो आपका कितना हो जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक तो होगा आपका इंटरनल सोर्स, कहां से अपना फाइनेंस इकट्ठा करे, तो एक तो इंटरनल सोर्स हो सकता है, एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस का मतलब यानी अपने पास से मतलब अपने खुद के अंदर से, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर से क्या हो सकता है, रिटेन्ड प्रॉफिट हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, एक कंपनी है XY, ठीक है, इसने इस बार मुनाफा कमाया 1 करोड़ का, या हाँ 1 करोड़ का कमाया, ठीक है। अब ये कहती है कि मैं डिविडेंड दे दूंगी आपको, अपने शेयर होल्डर को बोलते हैं 1 करोड़ का प्रॉफिट जो होता है वो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है, किसको, शेयर होल्डर को। यहां तक तो आपको पता है। कंपनी क्या बोलती है, XY लिमिटेड क्या बोलती है कि मैं 1 करोड़ है डिविडेंड, या तो क्या करेगी कंपनी, फुल डिविडेंड बांट देगी। फुल डिविडेंड यानी 1 करोड़ को डिवाइड बाय, जैसे कि 10 लाख लोग हैं, 10 लाख शेयर होल्डर, डिवाइड कर देगी, जितने रुपए आएंगे 1,000 रुपए आता है, जितने भी आता है खुद को बांट देगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा नहीं करे, वो क्या करे, कंपनी बोले कि भाई अभी हमें फंड की जरूरत है, अभी हमें आगे कोई हमारा प्रोजेक्ट है, वो बताना पड़ेगा उसको अपने एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, और बताना पड़ेगा फंड की जरूरत है, तो 1 करोड़ में से मैं सिर्फ 50% तो डिविडेंड बांट रही हूँ और 50% मेरा रिटेन प्रॉफिट रख रही हूँ। क्या रख रही हूँ, रिटेन प्रॉफिट है आपका ही है, मालिकों का ही प्रॉफिट है, रिटेन अंदर पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा रहेगा, जब जरूरत होगी तो इसको यूज कर लेंगे, किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसे बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट। तो ये रिटेन प्रॉफिट जब भी जरूरत पड़ेगी, इंटरनल सोर्स क्या है, वो रिटेन प्रॉफिट से अपना पैसा ले सकती है, रिटेन प्रॉफिट से पैसा ले सकती है, ठीक है। या फिर अपने पास में कोई एसेट पड़ी है तो सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, कुछ ऐसे पड़ा है एसेट वैसेट, पैसा इकट्ठा करना है, कोई बिजनेस बनाना, तो कोई एसेट मशीनरी ऐसी पड़ी है जिसको बेचना है, बिल्डिंग पड़ी है, लैंड पड़ी है, तो उसको एसेट्स को बेच देंगे, तो सेल ऑफ एसेट हो सकता है, रिटेन प्रॉफिट हो, ये सब इंटरनल सोर्स हो। एक्सटर्नल सोर्स तो वो फिर वही बात, लोन ले लो मार्केट से, जब आपने बाहर से लोन ले लिया, बाहर से पैसा बैंक से लो या पब्लिक से लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लो, एफआई से लो, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये सब आपका क्या हो गया, तो लोन फ्रॉम आउटसाइडर। जब आउटसाइडर से लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाएगा, राइट। तो जनरेशन के यानी पैदा कैसे किया जाए अपने फाइनेंस के सोर्स स्रोतों को, तो वो भी दो तरीके हो गए, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई आवश्यकता नहीं। देखो क्लासिफिकेशन 3 तरीके की, टाइम पे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल, ओनर खुद का या बोरोड, और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेट कहां से किया जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मोटा मोटी मैंने आपको बताया था, मोटा मोटी हमेशा सोर्स 2 भागों में बढ़ते हैं। क्या 2 भागों में बढ़ते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेस और एक होता है
शॉर्ट टर्म सोर्सेज। जो मीडियम टर्म है वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर ही काउंट हो जाता है, और कुछ मीडियम टर्म के लोग इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाता है, 1 साल के नीचे हुआ तो हो गया मोटा मोटी लॉन्ग टर्म सोर्सेज या शॉर्ट टर्म। तो मोटा मोटी इसको देखते चलते कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखो कॉमन सी बात है, सब आपने पढ़ रखा है, सब कहीं ना कहीं, चाहे अकाउंटिंग में, लॉ में, ऑडिट में, टैक्स में, कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रखी है और ये सब आपने पढ़ रखा है। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सके, या नॉर्मल आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, तो सब जगह आपने ये पढ़ा हुआ है। वही सारी चीज़ें आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा फाइनेंस के टर्म्स से बात करते जाएंगे आज। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संगठन का लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, जो लंबे समय तक उसका हो, तो सबसे पहले इसमें जवाब आता है सर इक्विटी। क्या आता है? इक्विटी। सीधी सी बात है, पब्लिक को बोलोगे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो बोलेगे शेयर ले आओ, शेयर ले आओ तो हमें आपका पैसा दो, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी में भागीदारी डाल देते हैं हम। भागीदारी डालना यानी इक्विटी शेयर होल्डर। जो पैसा डालेगा उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाएगा उनको। ठीक है, कंपनी पैसा लेगी, कंपनी पैसा लेगी तो कंपनी कैसे होगा? कंपनी के पास क्या होगा? उनका पैसा उनके पास होगा, कंपनी के पास होगा। कंपनी कैसे यूज करेगी उसको? कंपनी बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करेगी। वो पहले बताएगी कि हमें इक्विटी का फंड चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। तो जो पैसा डालेगा वो क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर यानी इक्विटी कौन कहलाता है? इक्विटी राइट्स क्या होते हैं? कौन कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर? वो लोग जिनके पास ये दो राइट नहीं होते, यानी डज नॉट, सारे राइट होते हैं बट डज नॉट हैव टू मेजर राइट्स। ये दो मेजर राइट्स नहीं होते उनके पास। क्या क्या? नंबर 1, राइट टू रिसीव एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं, प्रिफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड्स, और दूसरा राइट आपका यहाँ पे फिर है वही प्रिफरेंशियल राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या हुआ सर? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अभी इक्विटी को समझते हैं। इक्विटी कौन? जो पैसा डालेगा, कंपनी बोलेगा तुम अपना पैसा दो, कंपनी को जरूरत है, उसमें तुम्हें भागीदारी दे देते, कंपनी की ओनरशिप दे देते, आपको मालिकाना हक दे देते, तो वो कहलाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इनके पास क्या ये दो मेजर राइट नहीं होंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे। क्या? प्रिफरेंशियल राइट। प्रिफरेंशियल मतलब पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति मतलब 2 आदमी खड़े, 1 2 3 4 खड़े, 4 5, ठीक है। यहां से कोई दुकान है, उसमें ये 4 लोग, पहले नंबर पे खड़ा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, 5 लाइन लगा के खड़ा है। मैंने बोल दिया 5 नंबर, हाँ भाई तू पहले आ जा। ये क्या हुआ? मैंने उसको प्रेफरेंस दे दी। किससे? 4 3 2 1, 4 3 2 1 से पहले प्रेफरेंस दे दी। प्रेफरेंस दे दी मतलब पहले उसको अधिकार दे दिया, प्रेफरेंस। तो जब मैंने उसको प्रेफरेंस दे दी तो ये क्या हो गया? ये इन चारों से पहले चला गया। तो बोले बिल्कुल, इक्विटी शेयर होल्डर चाहे कंपनी के मालिक हो, लेकिन उन्हें प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी सारी चीजें दे देंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा भी दे देंगे, डिबेंचर वालों को भी दे देंगे, बाहर वाले को भी दे देंगे। फिर पैसा आखिर प्रॉफिट बचा और तब लगा कि भाई प्रॉफिट बांटना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन किया कि बांटना चाहिए तो ही बीतेगा। अगर नहीं बोल दिया उन्होंने तो वो रिटर्न प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल राइट आपके पास डिविडेंड लेने का नहीं है। डिविडेंड लेने का राइट है आपके पास, लेकिन प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद बांटने का, ठीक है। और दूसरा क्या? प्रेफरेंशियल राइट नहीं है टू रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, आपने कंपनी में पैसा डाला, जैसे पैसा आपने कंपनी में डाला, जैसे आपने 10,000 शेयर लिए एट द रेट ऑफ 10 रुपया, तो 1 लाख रुपए शेयर डाले। अब इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे चलता रहेगा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा। लेकिन क्या 1 लाख रुपया वापस मिलेगा आपको शेयर? अगर शेयर आप इसका बेच देते हो किसी को, पैसा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मार्केट की वैल्यू होगी, जो मार्केट की वैल्यू होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या कंपनी जब बंद हो गई तो दूसरों को जब कैपिटल बांटा गया, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपया किसी ने दिया है, ठीक है, वो बोलता है 1,10,000 के ब्याज से मैं तुम्हें देता हूं, तो ब्याज तो उसको देना ही पड़ेगा, 1 लाख रुपया भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना क्या है, आखिर वो कर्ज अपना उसका अपने ऊपर कर्ज है, ठीक है, तो वो भी देना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कोई कर्ज थोड़ा है हमारे ऊपर, ये तो मालिक है। दैट मीन्स इनके ऊपर हाँ सब बट गया और कुछ बच गया तो आपको कैपिटल मिल जाएगा, पहले आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों राइट्स उसके पास नहीं है कि सबसे पहले हमें दिया जाए, ऐसा राइट नहीं है। सबसे लास्ट महीने दिया जाएगा, डिविडेंड प्रॉफिट बचा तो, और लास्ट में सबको पैसा हो गया तो पेमेंट ऑफ कैपिटल भी लास्ट में बचा तो उनको दिया जाएगा, नो डाउट।
ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन? जो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है, जो पैसा डालते हैं और उनके पास ये 2 राइट नहीं होते, ये याद रखना, ये 2 राइट उनके पास नहीं होते, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आपको, फिर भी बता देता हूं। एक कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर एओए होता है, एओए जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं उसको, एक होता है एमओए, ये सिर्फ जानकारी के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। किसी भी एसोसिएशन का मेमोरेंडम और किसी भी एसोसिएशन का आर्टिकल, आर्टिकल है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर डाला जाता है क्या? ऑथोराइज कैपिटल। क्या डाला जाता है? ऑथोराइज कैपिटल आपको डालना पड़ता है कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, जैसे कंपनी की बड़ी से बड़ी औकात कितनी है, सीधी सी बात है, कितने अमाउंट तक कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए। तो बोले ऑथोराइज कैपिटल, जैसे किसने बोल दिया कि मेरी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है, कितनी है? 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए यानी 1 लाख शेयर एट द रेट 10 रुपए का एक, तो 10 लाख है। तो अब वो 1 लाख शेयर तक ही मार्केट में लोगों को दे पाएगा, यानी इतनी इक्विटी ही कोई खरीद पाएगा, और इसको जो खरीदेगा वो उसके शेयर होल्डर कहलाएंगे, उसका शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए, मेरा एक छोटी सी बात आपके बीच में आ गई थी, तो मैंने क्या जानकारी देते जो एमओ एओ, क्या पता सवाल आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे हो जिसने लॉ नहीं पढ़ी हो या थोड़ा बहुत भी नॉलेज ना हो, उसको पता होना चाहिए कि एमओए और एओ क्या होता है। और ऑथराइज कैपिटल का कंसेप्ट ये होता है कि वो एक फिक्स बड़ा अमाउंट, कि भाई तुम्हारी कितनी, जैसे अगर मैंने कहीं फाइल लगाते ना अपन लोन के लिए, तो लोन के लिए फाइल लगाते हैं तो लोन वाले क्या पूछते हैं, भाई आपको पैसा कितना चाहिए सर, आपको पैसा कितना चाहिए। तो हाईएस्ट एक बार अपन कोट करते हैं कितना चाहिए, तो अपन बोलते हैं साहब मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। अब फिर वो देखते हैं क्या भाई 50 लाख जितनी आपकी औकात है कि नहीं, यानी क्रेडिट आपकी है कि नहीं, कि आपकी औकात तो 20 लाख जितनी ही है। फिर वो देखता है जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी आ रही है, कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो साहब 15 लाख ही आ रही है। तो लास्ट में वो कहता है कि बिल्कुल आपका ना 50 लाख तो आपकी मांग थी, मांग तो कितनी भी हो सकती है, 20 लाख तो आपकी क्रेडिट है और 15 लाख रुपए हम आपको क्या दे रहे हैं, लास्ट लोन आपका पास होगा जो 15 लाख का होगा, क्योंकि आखिर जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रखा रहे हो उसकी वैल्यूएशन ही 15 लाख है। तो ये 50 लाख जो आपने बोला ना, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई, यानी हाईएस्ट आप यहां तक जा सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। हो सकता है मेरे वीडियो को, सबको वीडियो को 1.5 पे करके देखना पड़ेगा, मेरे वीडियो को आपको थोड़ा सा स्लो करके देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा बोलता हूँ फास्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने कंटेंट होता है और मैं सोचता हूँ उन कंटेंट को आपको फटाफट एक ही चीज में हो जाए ना तो अच्छा रहता है, फिर बार बार अलग अलग वीडियो देखनी चाहिए। अच्छा एक और चीज रखना, ये जो होता है ना, ये कब तक इक्विटी शेयर कब तक अपना पैसा रह सकता है, इसकी कोई मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी टाइम, इसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है कि 5 साल बाद मैच्योर हो जाएंगे पैसा आपको वापस मिल जाएगा 10 साल बाद, ठीक है ना। ये तो आपको कॉमन सेंस होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर का मैच्योर टाइम होता है जब तक वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी है जिंदा जब तक उसके पैसे, कंपनी जिस दिन मर गई यानी कंपनी वाइंडिंग अप लिक्विडेशन हो गया तो उसका पैसा डूब गया, ठीक है, ओके। दूसरा ये क्या पढ़ रहे अपन, ये पढ़ रहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर होल्डर वापस देने के 10 साल 15 साल 20 साल जब तक शेयर होल्डर पैसा डाल रखा है आप भी रखो मजे लो। दूसरा यहां पे आता है आपका प्रेफरेंस शेयर। क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर, जिसकी बात करें अपन, मैंने अभी बताया था पंक्ति में 5 लोग खड़े, पांचों को पहले प्रेफरेंस दे दिया, तो यही प्रेफरेंस शेयर है। और जब प्रेफरेंस आप उसको 5वें नंबर वाले को 1 2 3 4 5, ये 5वें को जब आप प्रेफरेंस दोगे तो इसके पास, क्योंकि इसके पास जो शेयर है ना, इसके पास भी शेयर है, इसके पास भी, इसके पास किसे, लेकिन इसके पास जो शेयर है ना वो शेयर कौन सा है, वो प्रेफरेंस शेयर है उसके पास। कौन सा है? प्रेफरेंस। उसको हर बार क्या मिलेगी, इक्विटी वालों से तवज्जो ज्यादा मिलेगी, प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी उसको हमेशा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी अगर मैं मोटा मोटी कह दूं कि वो शेयर which have 2 मेजर राइट्स, 2 मेजर राइट्स उसके पास। कौन से जो अभी अपने पढ़े, कौन सा? प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिसीव, ये इतना सा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिसीव डिविडेंड, ठीक है। और दूसरा क्या, उनके पास एक और प्रेफरेंशियल राइट होता है कि पेमेंट ऑफ कैपिटल है, यानी जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो उनके कैपिटल का पेमेंट इक्विटी वालों को देने से पहले ही ना दिया जाएगा, फिर कुछ बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा, बाकी इन्हें पहले दिया जाएगा। और डिविडेंड भी इक्विटी वालों को बाद में दिया जाएगा, इनका पैसा पहले चुकाया जाएगा। इसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। और जो उसको शेयर खरीद लेता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? कुछ नहीं है, ये एक तरीके से कुछ तो इक्विटी जैसे सिस्टम है इसका, प्लस कुछ डेप्थ डिबेंचर वाला सिस्टम है, डेप्थ कह दो डिबेंचर कह दो, ठीक है, ऐसा। इन दोनों का मिश्रण है ये, इन दोनों का क्या है? ये मिश्रण है। ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर, इनको कहलाता है प्रेफरेंस शेयर। और जो इनको होल्ड करता है वो
पीछे होल्डर लगा दो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएगा। ओके ठीक है सर। होता कुछ नहीं है, जैसे कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, इक्विटी वाला पैसा आ गया, अभी भी और जरूरत है, तो बोलता है मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं और एक शेयर है मेरा 10 रुपए का। बताओ कौन खरीदना चाहता है? जैसे मैंने बोल दिया कि यार मैं 50,000 खरीद लेता हूं, तो 50,000 मैंने खरीद लिए एट द रेट 10 रुपीज, यानी मुझे 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। कंपनी मुझे शेयर दे दिया, इसने यहाँ लिख दिया 50,000, 10 रुपए का, यानी 5 लाख रुपए आपने दिए। यहां पे क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमेशा क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो जैसे ये बोलेगा ना 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज ईच, तो ये प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखेगा 10%, सॉरी 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10। ये 10% क्या है, यानी हर साल मुझे फिक्स डिविडेंड मिलेगा 10%। क्या मिलेगा? फिक्स। जैसे मेरे 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है, अब मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे 5 लाख जैसे साल खत्म होगा या हाफ ईयरली हो सकता है, मुझे इस 5 लाख के ऊपर 10% मतलब 50,000 रुपए मुझे हर साल कंपनी की तरफ से डिविडेंड के नाम पे मिलेगा ही, मिलना चाहिए ही, मतलब जरूरी ही है, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो उसको मतलब नहीं, पैसा मिलना ही चाहिए। तो ये क्या हो गया? डिविडेंड। क्या हो गया? डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेफरेंस होगा। ठीक है, प्रॉफिट हो मतलब आपको डिविडेंड 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बस ये इतना सा चीज है इसके अंदर। इक्विटी शेयर नॉर्मल शेयर होल्डर्स के ऊपर इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, ये फिक्स वाला डिविडेंड वाला सिस्टम हो जाता है, 10% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल यहां तक हमें समझ में आए। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो, ये प्रेफरेंस शेयर होता क्या है ये भी आपको पता चल गया। क्यों पढ़ रहे अपन ये कि ये लॉन्ग टर्म, ये भी एक लॉन्ग टर्म है, इसकी भी कोई मैच्योरिटी जितने 20 साल 30 साल जितने भी रखना चाहो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म वाला होगा, यानी 5 के ऊपर ही है जितना भी मानो। ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मार्केट में किस किस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लंबा कितने समय तक प्रेफरेंस शेयर रख सकते हैं, वो भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले एक एक नोट्स में सारी चीज दे रखी है मैंने, एक एक यहां पे बताता हूं। सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, ये थोड़ा क्यूमुलेटिव में यू थोड़ा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गया। जी मैं नाम लिख रहा हूं, बाकी आप नोट्स को देख लेना। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब, क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट करना, क्यूमुलेट करना मतलब इनको इकट्ठा करना है। यानी क्या होता है, इफ कभी एरियर ऑफ डिविडेंड हो गया, जैसे आपके पास प्रॉफिट नहीं है और आपने बोल दिया इस बार डिविडेंड नहीं देंगे हम, आपका क्यूमुलेटिव है, आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। एक थोड़े से मैं करेक्शन कर लेता हूं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, वो डिबेंचर में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर आपका शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कैसा है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब आपको जब भी आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो पूछोगे भाई किस तरीके का ये कौन सा, गुची है, लेवाइस है, एडिडास है, कौन सा है भाई ये बताओ, आप कंपनी बताओ, तो बोलेगा ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, लॉस हो गया, लगातार 2018 में लॉस हो गया, 2019 में लॉस हो गया, लेकिन 2020 में जाके आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो जो 2020 का डिविडेंड तो आपको मिलेगा, पर इन 2 साल का जो 50-50 हजार इन 2 साल के थे वो क्यूमुलेट होते गए, क्यूमुलेट में इकट्ठा होते गए, और जब 2020 में हुआ तो आपका पैसा आपको मिलना चाहिए 1.5 लाख रुपया, 50-50 इसका और 50,000 इस साल का, तो 1.5 लाख रुपया आपका बाकी, तो बोलते क्यूमुलेट होता है। तो एरिया ऑफ डिविडेंड हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। एरिया ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होता रहता है। दूसरा क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा, एक पता चलेगा तो दूसरा अपना पता चलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव। ये हालांकि लॉ का है सारा पोर्शन, लेकिन अब बीच में आ गया तो मैं इसको कराते हुए चलता हूं, मे भी आपको यहां पे समझ में आए, वहां पे भी तो आएगा ही। नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव बस सीधी सी बात है, इफ नॉट एक्यूमुलेटेड, उल्टा बस भाई ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसमें ऐसी तरह की व्यवस्था नहीं है कि आपका शेयर, आपका डिविडेंड नहीं मिलता है तो नहीं मिला तो भूल जाओ भैया। जिस साल जैसे 18 चला गया नहीं मिला भूल जाओ, 19 चला गया नहीं मिला भूल जाओ, लेकिन 20 में आया तो 20 में अगर प्रॉफिट आ गया तो आपको 50,000 दे देंगे, पिछला नहीं मिलेगा, तो बोलता है नॉन क्यूमुलेटिव। तीसरा पार्टिसिपेटिंग, एक आ गया ना, बाकी आपको अपने आप आएगा, एक एक रटते जाओ आप, एक एक समझते जाओ, मतलब रटना मतलब समझ आ रहा हूं इतनी मेहनत से। क्यूमुलेटिव समझ गया तो नॉन क्यूमुलेटिव आ गया, पार्टिसिपेटिंग समझ लो, नॉन पार्टिसिपेटिंग अपना आ जाएगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ कि भाई कुछ नहीं, इसके पास एक राइट और होगा, सारे प्रेफरेंस शेयर तो है ही है, लेकिन 1-2 राइट होंगे, राइट इन सरप्लस प्रॉफिट्स, और दूसरा क्या होगा, राइट इन सरप्लस असेट्स। ये 2 एक्स्ट्रा राइट्स हो जाएंगे इसके पास, ये 2 एक्स्ट्रा राइट्स हो जाएंगे। क्या क्या राइट्स है, एक तो राइट टू सरप्लस प्रॉफिट, यानी क्या हुआ, आपको डिविडेंड दे दिया, उसके अलावा भी प्रॉफिट बचता है, कब,
लिक्विडेशन के समय, जब कंपनी बंद हो जाती है। और इक्विटी शेयर होल्डर को भी देखो, समझो मेरी बात, जैसे कि ये कंपनी है, ये लिक्विडेट हो गई, बंद हो रही है, ठीक है, यहाँ से सारा असेट वसेट बेच दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद इक्विटी से सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे उसके पास पैसे आ गए, जैसे कि ये इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझा देता था, उसके पास पैसे आ गए, कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ गए। कितना आ गए? 50 लाख। मांगने वाले कितने थे? कि मांगने वाले साहब 30 लाख थे, जो उनको देना जरूरी था लॉ के हिसाब से, उनको दे दिया। अब बचे कितने? 20 लाख। इस पर 30 लाख में प्रेफरेंस शेयर, चलो 20 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना देना है? कि 5 लाख रुपए देने, दे दिए भाई। अब कितने बचे? 15 लाख। 15 लाख बच गए। अब आप बांट दो, इक्विटी शेयर कितने हैं? कि भाई 10 लाख का इक्विटी शेयर है, तो 10 लाख इक्विटी वालों को दे दो, जिनका पैसा था उनको वापस दे दो, 10 लाख रुपए दे दिए। अभी भी कितना बचा? कि सब 5 लाख रुपए बच गए। अब इस 5 लाख पे अधिकार किसका? तो इस 5 लाख पे अधिकार होगा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। असली मालिक तो वही है, यानी और भी कंपनी के पास बचा तो आखिर वो किसका होगा? मालिकों का जाएगा, मालिक के पास जाएगा, सारी नीलामी सबके चुका दिए। लेकिन ये बोलता है पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इनमें ये सरप्लस प्रॉफिट जो बचेगा ना 5 लाख, इसमें ये भी अपना हिस्सा लेंगे, ये भी अपना हिस्सा लेंगे, ठीक है। हिस्सा देख लेना, किस्सा हो गया, हिस्सा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये हिस्सा ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। वो भी अपना हिस्सा लेंगे, अपना शेयर लेंगे, इंग्लिश में बोले तो क्या लेंगे? शेयर लेंगे, ठीक है। तो इस बार पार्टिसिपेटिंग लास्ट में, हाँ, सरप्लस प्रॉफिट हुआ तो लेंगे, सरप्लस असेट हुआ तो लेंगे। अच्छा, सरप्लस असेट हुआ यानी ये अगर कोई असेट बेचा और उसके बाद ये हुआ, तो यहाँ पे ये सरप्लस असेट वाला मामला समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये सरप्लस असेट वाला मामला है। अच्छा, सरप्लस प्रॉफिट वाला मामला क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड आपने बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया, आपने क्या बोला? 50,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बन रहे थे साल के, उसको दे दिया, फिर भी प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है आपके पास बच रहा है और आप डिविडेंड बांटना चाह रहे हो, तो उस डिविडेंड में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों का भी हिस्सा रहेगा। इक्विटी वालों को तो रहेगा ही रहेगा, उनका ही होना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेटिंग वाले अपना हिस्सा वहां पे भी बताते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जब प्रेफरेंस शेयर बेचा तो पार्टिसिपेटिंग, बट ऑब्वियसली बात है इतने उसको फायदे है, तो वो जब इस तरीके के शेयर किसी को बेचोगे आप तो पैसा ज्यादा लोगे, तो वो 10 रुपए का नहीं बेचोगे, आप बोलोगे 20 रुपए का एक शेयर है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ये थोड़ा मिटा दूं ताकि कभी ऐसे हो आपको तो याद रहेगा, ठीक है। चलो चौथा क्या होगा? जिस इसका अपोजिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, मैंने बताया था, एक समझ में आ गया, दूसरा अपने आप आ जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या बोलता है? बस नो सच राइट्स, ऐसे किसी प्रकार के राइट्स नहीं होंगे, यानी नॉर्मल शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होगी, ठीक है। पांचवा क्या है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी वो सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट कैन, यानी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कई बार क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनके पास एक पावर होता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पावर दे देते हैं कि भाई जब भी आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि भाई नहीं इसके इक्विटी के भाव बहुत जोरदार बढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट करा देना इक्विटी शेयर में, जितना पैसा है उतने पैसों के अकॉर्डिंग आपको इक्विटी शेयर दे दिए जाएंगे। तो तक कन्वर्टिबल ये होंगे तभी आप हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है। और दूसरे क्या है? नॉन कन्वर्टिबल, जस्ट इसका उल्टा, तो उसके पास नो सच राइट टू कन्वर्जन, ऐसे किसी प्रकार का राइट उसके पास नहीं होता कि कन्वर्ट करा ले, कुछ नहीं है भैया, जो है उसके ऊपर शांति रखो और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एक शेयर आता है आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है, वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब हुआ कि कंपनी क्या करती है, जैसे मुझे बोला कि 5 लाख रुपए शेयर मैंने अभी लिए थे ना, 5 लाख के मतलब 50,000 10 के हिसाब से 5 लाख शेयर लिए थे अभी मैंने, ये अभी ऊपर लिए थे ना भाई, ये 50,000 शेयर लिए थे मैंने, 10 के भाव से लिए थे, 5 लाख शेयर लिए थे जी सर लिए थे। हो ये मैं कह सकता हूं कंपनी को, मुझे 10% तो कंपनी हर साल देगी। उसके बाद कंपनी क्या बोलती है कि ये जो मैं शेयर आपको दिए हैं, ये आपको कितने 10 साल तक मैं आपको देती हूं, 10 साल तक एक टाइम पीरियड कह दिया, लॉन्ग टर्म में आ गया 10 साल, 5 साल के ऊपर सारे लॉन्ग टर्म हो गया, 10 साल के लिए, 10 साल के बाद मैं इसको रिडीम कर लूंगी, दैट मीन्स मैं इसको आपसे वापस खरीद लूंगी। ये कौन बोलती है? ये कंपनी बोलती है। जब मैं बोलती कहता हूँ, स्त्रीलिंग का यूज करता हूँ, तो समझना किसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी की कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपसे 10 साल बाद क्या कर लूंगी, ये प्रेफरेंस शेयर आपसे खरीद लूंगी, और जब खरीदूंगी तब मैं, हो सकता है आज 100 रुपए के, यानी सॉरी ये 10 रुपए का था ना मेरा, तो गरीबों का था बेचारा, ये 10 रुपए का था, ठीक है।
हो सकता है मैं आपसे 10 साल बाद, हो सकता नहीं, पहले ही वो कंफर्म कर लेते हैं, मैं तो हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है, ऐसे समझा रहा हूँ, वो पहले कंफर्म कर लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर मैं आपसे 10 साल बाद 15 रुपए में, यानी 5 रुपए प्रीमियम पे खरीदूंगी, 15 रुपए में खरीदूंगी। और ये भी कह सकते हैं कि भाई आज आपका ये है, यहाँ पे 10% आपको दे रही हूँ, पर 10 साल बाद यही 10 रुपए के शेयर मैं आपसे 8 रुपए में खरीदूंगी, डिस्काउंट में खरीदूंगी। वो डिपेंड करता है कि आपको ये 10% है, ये 15% है, कितना है, कितना आपका लालच है, कितना आपको फायदा है, वो वाली चीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल, वापस कंपनी खरीद लेती है एक फिक्स समय के बाद। ठीक है, जब स्पेसिफिक समय पीरियड के बाद वापस कंपनी खरीद लेती है उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी दे कैन बी रिडीम्ड, उनको रिडीम्ड कर सकते हो आप। ठीक है, लिमिटेड लाइफ होती है इनकी, लिमिटेड लाइफ होती है, यानी एक फिक्स 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, हो सकता है। एक और बात ध्यान रखना, इस बार वाले जो कंपनीज एक्ट अपना, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसने बोल दिया नो कंपनी कैन बी क्या बोलते इशू, कैन बी इशू इररिडीमेबल शेयर, यानी अब कंपनी को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पूरा लिख लेता हूं, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 2013 में अमेंडमेंट करके बोल दिया अब हर कंपनी को अपने शेयर प्रेफरेंस शेयर बेचते समय रिडम्पशन का बताना पड़ेगा, कितने टाइम में आप रिडम्पशन करोगे। इररिडीमेबल आप मतलब बेच ही नहीं सकते, यानी आपको रिडम्पशन बताना ही पड़ेगा, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14। ध्यान रखना, मैक्सिमम पीरियड भी कर दिया कि 20 साल से ज्यादा, 20 ईयर से ज्यादा आप रिडम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कंपनी कहते आप 50 साल बाद रिडीम कर लेंगे। लो, आपने बोला इररिडीमेबल नहीं कर सकते, रिडीम तो करना ही है हमें। इररिडीमेबल जैसे इसका उल्टा शेयर, तो रिडीम तो करना ही है, तो 50 साल किसने देखा, 50 साल के बाद क्या होगा। तो कंपनी ने बोला ऐसा नहीं, कंपनी चेक ने बोला एक तो आप रिडीम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना कर दिया, 20 ईयर। कई बार सवाल कंपटीशन में आ चुका है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम पीरियड कितना है, रिडम्पशन का मैक्सिमम पीरियड कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर। ठीक है, 20 ईयर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी था 25 साल पर, वो आपका हटा दिया गया, तो आप इतना याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर की सारी बातें अपन कर ली। देख लो, मैं सारे एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर करके भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैं ज्यादा बेटर, ताकि आपको ये कहीं और समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आ जाए, और यहाँ पे नहीं आया तो कहीं और तो आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट, तीसरा इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया। या ये मत भूल जाना इनके चक्रों में कि आप पढ़ क्या रहे हो। अपन पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने इक्विटी पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के अपन ने टाइप्स भी पढ़ लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं डिवेंचर। इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे श्रेय नहीं देते, लाइक शेयर और कमेंट भी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, करोगे एक दिन जरूर। झुकेगा ये जमाना समंदर के वो नाव टकराने से, वो जो भी है ना, देख लेना यूट्यूब पे हजारों है। ठीक है, अपन काम पे फोकस करते हैं। चलो डिवेंचर, डिवेंचर पर आ जाते हैं। डिवेंचर क्या है भैया? डिवेंचर क्या है? डिवेंचर कुछ नहीं है सर, कुछ तो है, अरे मतलब कुछ तो है पर इतना भी कुछ बड़ा नहीं है। डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है। एक इंस्ट्रूमेंट एक लिखित दस्तावेज है। उस दस्तावेज के अंदर क्या होता है, ये 5 लाख रुपए जो मैंने अभी प्रेफरेंस शेयर वालों को दिए थे ना, ये मेरे पास 5 लाख रुपए और पड़े थे। मैंने कहा कंपनी को बोला, कंपनी ने बोला भैया दे दो कुछ, हमको आगे धंधा चलाना है, पैसे की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, 5 लाख और पड़े मेरे पास। 5 लाख पे क्या दोगे? तो प्रेफरेंस शेयर और ले लो। मैंने कहा नहीं, उस पर तो कोई मतलब ही नहीं, डिविडेंड दोगे नहीं दोगे, कम्युनिटी को भी दोगे, मतलब नहीं, 10% वाला मतलब नहीं, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तुम क्या दोगे? तो ये 5 लाख हमें लोन के रूप में दे दो, एक तरीके से क्या दे दो, डेप्थ, लोन के रूप में दे दो। मैंने कहा ठीक है, लोन तुम्हें दूं, तुम कोई बैंक हो भाई, मैं कोई बैंक हूं जो तुम्हें लोन दूं, और बाहर मार्केट में देंगे तो साहूकारी कहां से लाएंगे, मतलब भरोसा नहीं ना, खा जाएंगे, दोगे नहीं दोगे, तुम तो कंपनी कहां ढूंढने आऊंगा, कहां मैं तुम्हारी मतलब कॉलर पकड़ने आऊंगा। तो बोला ठीक है 5 लाख रुपए मुझे दो, इसके बदले में हम आपको डिबेंचर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? डिबेंचर, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। उसमें ये लिखा होगा कि मिस्टर भरत सिंह 5 लाख रुपए दिया है इन्होंने, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, वो रेट भी यहाँ पे लिखी हुई होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10% अपन मानते हैं, ठीक है, तो 10% या 10% में तो प्रेफरेंस शेयर भी मिल रहा था, मैंने यहाँ पे कर दिया 15%। अब याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी का कोई मतलब नहीं, 15% हर साल देना है, 6 महीने से देना, 6 महीने से होता है ज्यादातर, तो 6 महीने से देना, साल से देना, क्वार्टरली देना, देना ही देना, इसके अलावा कोई नहीं देना बैंक, और आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 लाख 15% के हिसाब से, राइट। तो ये हो गया डिबेंचर, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, लिखित होता है, सारी कागज कार्रवाई होती है, ये बेचते हैं मार्केट के अंदर। इसके साथ बॉन्ड भी बेचा जाता है, ठीक है, इस 5 लाख के साथ बॉन्ड भी भराया जाता है, बॉन्ड भी होता है, ठीक है। तो बॉन्ड कह दो, डिबेंचर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो
ओके, यहां तो कुछ नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट होता है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है, रखना, चाहे कंपनी का देवाड़ा निकल जाए, मार्केट में कुछ भी होगा, कोई मतलब नहीं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा कब लौटाना है आपको, वो भी फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है। ब्याज का पैसे की भी फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, इतना आपको देना ही देना है। तो ये सब क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पहले इस दस्तावेज के अंदर पहला ही लिखा होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई, रिटर्न इन रिटर्न सारी चीजें होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्या इनके राइट्स है? नो वोटिंग राइट्स, इनके पास किसी प्रकार का वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। आप 5 लाख रुपए दो, भूल जाओ, मतलब पैसा लो बाकी भूल जाओ, ठीक है। और कैन बी रिडीम्ड, और इसको रिडीम कर सकते हो आप, कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इसको रिडीम कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि फिक्स टाइम के बाद रिडीम करना पड़ेगा, आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डिबेंचर आपके सामने, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो आपको डिबेंचर आप पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज यहाँ देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी काम आएगा, काम आना चाहिए। पेड़ जब छाव देता है तो ये नहीं देखता किसके काम आ रही है, वो जो छाव ले रहा है वो मुझे वापस पानी पिलाएगा नहीं पिलाएगा, वो छाव देने का काम है उसका। वैसे वैसा मेरा सिर्फ ज्ञान देने का काम है, आप देख लेना। चलो, किसके लिए काम आ रहा है मुझे मतलब नहीं। एक होता है नेकेड, या उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड, दूसरा नाम क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला नेकेड और अनसिक्योर्ड। नेकेड, अनसिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर किसी तरीके के कोई कपड़े नहीं हो, मतलब एक नॉर्मल क्रेडिटर, जैसे अपना एक नॉर्मल क्रेडिटर होता है ना, माल उसने अपन को सप्लायर्स नहीं होता, माल बेच दिया, पैसा दे देंगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, माल तो उससे ले लिया अपने। सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी में रखते हैं? नहीं, सिर्फ जबान है सर, और कुछ नहीं है सिक्योरिटी में, एक दूसरे का भरोसा है, भरोसा नहीं टूटना चाहिए बस। तो ये नॉर्मल सिक्योरिटी, इनको बोलते हैं नेक्ड और अनसिक्योर डिबेंचर, ठीक है। जो कि नॉट सिक्योर्ड, किसी तरीके से सिक्योर नहीं होते। सिक्योर नहीं होते मतलब किसी तरीके का इनके पास गिरवी नहीं होता, प्रॉपर्टी या कोई स्टॉक, ठीक है। ऐसे ही जबान का खेल होता है। चलो नेक्स्ट, जस्ट इसके उल्टा सिक्योर्ड डिबेंचर, नाम से पता चलता है सिक्योर्ड यानी वो क्या होगा, वो सिक्योर्ड विथ असेट्स, या सिक्योर्ड बाय असेट्स या प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है। वो सिक्योर्ड क्या होगा, सिक्योर्ड किससे होगा? सिक्योर्ड बाय असेट्स या प्रॉपर्टी। वो सिक्योर्ड बाय असेट्स या प्रॉपर्टी या कोई गिरवी रखाएगा, उसके बाद पैसा देगा, ठीक है, डिबेंचर, ठीक है। तीसरी बात, ये सिक्योरेशन होता है भाई, सिक्योर्ड है कि नहीं, ठीक है। तीसरा डिबेंचर कौन सा होगा? तीसरा डिबेंचर होगा फर्स्ट क्लेम या फर्स्ट मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, ये कौन सा डिबेंचर है जिसमें क्या होगा? इट्स अ फर्स्ट क्लेम ऑन एसेट। समझना मेरी बात, क्या हुआ, ये एसेट्स थी, ये कोई एसेट्स थी, इस पे सिक्योर किया डिबेंचर, यानी मैंने क्या किया, मैंने कंपनी को दिए 5 लाख रुपए, मैंने कहा तुमने नहीं दिए तो मुझे क्या करूंगा, तो मैंने, वो कंपनी ने बोला ये कुछ मेरे 2 कार है कंपनी की स्कॉर्पियो, वो आपके पास गिरवी रखा रहा हूँ, असेट्स गिरवी रखा दी और इसके बदले में 5 लाख रुपए दे दो, नहीं दिए तो इसको आप रख लेना, ठीक है, नहीं दिए तो इसको आप रख लेना, ठीक है। तो ये कोई गिरवी रखा ना, गिरवी नहीं, सिक्योर है, अब मुझे कोई डर वाली बात नहीं है, लोन सिक्योर है मेरा, मैंने पैसा दिया जो डिबेंचर सिक्योर, यानी यहाँ पे आ गया। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है, इस असेट्स के ऊपर पहला मॉर्गेज मेरा है, पहला अधिकार मेरा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यूएशन 20 लाख है, कितनी है 20 लाख, और मैंने कंपनी को कितने दिए 5 लाख, तो मैंने डिबेंचर इसको सिक्योर करा दिया मशीन के अकाउंट, यानी एक तो मैं हो गया, पहला नंबर पे मैं हो गया। अब क्या हुआ, मेरा भाई को दूसरा आया पैसे लेकर, मेरा भाई को दूसरा आया आप जैसा कोई, तो सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर कर दिया उसको सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर कर दिया, यानी वो क्या है, आफ्टर फर्स्ट, यानी आफ्टर फर्स्ट क्लेम दे हैव सेकेंड क्लेम, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, ये 20 लाख की मशीनरी को कंपनी मेरे 5 लाख लोन के लिए तो खाली रख के नहीं रखेगी, कंपनी के पास कोई दूसरा आया, मैं मेरे जैसे कोई आया, उसने बोला 5 लाख मेरे पास भी है, तो बोले ठीक है 5 लाख तुम भी दे दो, कि गिरवी क्या रखाओगे कि ये मशीनरी आप भी गिरवी रख लो, तो क्या यार ऑलरेडी जिसके पास गिरवी है उससे ज्यादा मैं गिरवी क्या रखूं, कि नहीं भाई मशीनरी तो 20 लाख की है, उसका तो 5 लाख का लोन है, जो फर्स्ट राइट है उस मशीनरी पे तो वो तो उनका ही रहेगा।
लेकिन आपका राइट सेकंड मॉर्गेज रह जाएगा। कंपनी साफ साफ कहती है आपका सेकंड है। कंपनी की इसकी वैल्यूएशन 20 लाख है, अगर बेच भी देंगे कल तो 18-17 लाख रुपए तो आएंगे, उसमें 5 लाख तुम ले लेना, 5 तुम ले लेना, बाकी बचे हुए हमें वापस दे देना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, या आपका कौन सा सेकंड मॉर्गेज, तीसरा चौथा भी हो सकता है, पर मशीनरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपने सामने ये दो ही है। चलो ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया, अब आते हैं पांचवा। ठीक है, समझ लो डिबेंचर किस किस तरीके के टाइप्स ऑफ डिबेंचर अपन पढ़ रहे हैं। वही सेम अभी अपन ने पढ़ा था, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल पढ़ा था, ये रिडीमेबल डिबेंचर हो गया। रिडीमेबल यानी कुछ नहीं है, यहां पे रिपेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, पहले बोलते थे कि इतने समय बाद आपको, स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम आपको रिपेड कर देंगे, पैसा वापस दे देंगे। वही लोन लिया 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम आपको वापस दे देंगे, ये हो गया रिडीमेबल। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया, इरिडीमेबल, यानी ये होता है लाइफ टाइम के लिए होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि उतने टाइम के बाद देंगे, लाइफ टाइम तक है, जब तक आपकी इच्छा नहीं हो, जब तक आप रखो, जिस दिन आपकी इच्छा मर जाए पैसा मांग लेना, आपको दे देंगे, यानी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक होता है बियर्ड। बियर क्या होता है, बियर कुछ नहीं है, वो ऐसा है कि फ्रीली ट्रांसफर्ड, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बियर्ड ऐसा हो गया जैसे चेक होता है ना, बियर चेक ऐसा हो गया कि ये सीधे ये जैसे कंपनी ने मुझे ये दस्तावेज दिया और कंपनी बोलते हैं ये आपका 5 लाख का दस्तावेज है। अब कंपनी के पास मेरा सिस्टम है, लेकिन कंपनी ने इसको बियर्ड कर दिया, यहाँ पे बियर कर दिया, बियर कर दिया मतलब बियर कर दिया मतलब बियर करने का मतलब हुआ अब मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। ट्रांसफर कर सकता हूँ मतलब जैसे मैं ये मिस्टर एक्स, ठीक है, ये आया मिस्टर वाई और इसने बोला कि यार इस कंपनी मेरे को 5 लाख रुपए डालने हैं, यार मेरे पास पड़े हैं, अच्छा रिटर्न है। मैंने कहा यार मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी को बोलूंगा करूंगा, इससे लफड़ा है अपने पास, तो ये बियरर वाला है, तो एक काम करना तू ये सीधा मुझसे ले ले, 5 लाख मुझे दे दे और ये आज से कंपनी का डिबेंचर होल्डर तू बन जा डायरेक्ट। तो इस तरह के डिबेंचर होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है बाय डिलीवरी, सीधा सीधा मैंने जिसको दिया पैसे लिया, मैंने बार ही बार कर लिया, कंपनी को कोई मतलब नहीं, कंपनी का नाम जो कूपन के साथ आएगा, जब इंटरेस्ट की डेट होगी, जब इंटरेस्ट का डेट होगा जो कूपन के साथ आएगा उसको क्या मिल जाएगा, उसको इंटरेस्ट पेड कर देगी कंपनी, चाहे कूपन के साथ मिस्टर एक्स आवे चाहे मिस्टर वाई आवे। जब ये इसको ट्रांसफर करेगा तो कूपन भी साथ में ट्रांसफर करेगा, वो लेकर आओगे आप दिखाओगे आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। ठीक है, बियरर डिबेंचर। ठीक है, और इसमें कुछ हाँ ये एक तरीके से अनरजिस्टर्ड होते हैं भाई, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर ही हुए ना। अनरजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर में कोई नाम तो फिक्स नहीं है, अगर रजिस्टर में नाम हो जाता मिस्टर एक्स का तो फिर नाम इसको कटवाना पड़ता, अपना लिखवाना पड़ता, सिस्टम ही नहीं है रजिस्टर वाला। अनरजिस्टर्ड है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, हमें तो पैसों से मतलब और आपको ब्याज से मतलब, जिसके पास कूपन हुआ हम उसको ब्याज दे देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात इसके लिए थी। एक और ये कहते हैं छठा, सातवां, आठवां, ये देख लो छोटे छोटे है। एक तो है कन्वर्टिबल और एक है आपका नॉन कन्वर्टिबल। बताने की कोई आवश्यकता है क्या सर? कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल क्या है? कन्वर्टिबल जो कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती है, और नो सच कन्वर्जन राइट्स, इस तरह का कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारे डिबेंचर हो गए। इतनी सारी बातें अपन ने कर ली, आज की क्लास इतनी कर लेते हैं, 47-48 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं अपन। ठीक है, बाकी क्लास लंबी क्लास होने से थोड़ा सा आप भी बोरियत फील करोगे ना, पार्ट 2 में मैं ले आऊंगा और चीजें। ठीक है, पार्ट 2 भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद मैं दूसरी बात कर लूंगा, और भी इसके अंदर है, शॉर्ट टर्म भी कई पढ़ेंगे। आई होप मैंने आज की क्लास कराई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी बात समझ आएगी। इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर तो मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको करवा लिया। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होता है उसके बारे में भी सारी बात करा दी। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में सारी बात कर दी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले कुछ लॉन्ग टर्म के 1-2 छोटे छोटे बच्चे, फिर शॉर्ट टर्म पढ़ लेंगे और उसके बाद आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो आप तो ये थोड़ा सा देखिएगा, इस पर अगर डिले रही तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर जाता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।